हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप यूपीएसआई यूपी पुलिस 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे मानवाधिकारों या ह्यूमन राइट्स के बारे में। पहले हम थियोरी पर बात करेंगे, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पर, राइट। और ये प्रॉमिस मेरा है कि अगर आपने एंड तक ये सेशन देख लिया, अटेंड कर ली ये क्लास, तो मानवाधिकार से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मानवाधिकार होता क्या है। ठीक है, बात करते हैं मानवाधिकारों या ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पर कह रहा है मानव होने के नाते जो जन्म से प्राप्त अधिकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। यानी कि जन्म, यानी कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म या फिर जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं, राइट। जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान के आधार पर बिना भेदभाव के प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है? मानवाधिकार कहलाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक पॉइंट पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? मानव का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? या फिर इसी को इस तरह से भी पूछा जाता है कि मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आपको मैग्ना कार्टा पता होना चाहिए। यानी कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मील का पत्थर। मानव अधिकारों के लिए ऐसा कौन सा कानून लेकर आया गया या ऐसे कौन से अधिकार लेकर आए गए जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुए, तो वो क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं, राइट। मानव का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का मैग्ना कार्टा या मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मानवाधिकारों को मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा या फिर मानव का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, राइट। नेल्सन मंडेला ने एक कथन कहा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहा है इन्होंने? कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना, राइट, क्या करना? वंचित करना मानवता को चुनौती देना है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को उसके मूल अधिकार या मानव अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानवता के को चुनौती देना कहलाता है, राइट। ये कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये बात हो गई ओवरऑल एक मानवाधिकार की। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि मानवाधिकार घोषित कब किए गए, इसकी सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, राइट। क्या बात करते हैं? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। अब यहाँ से आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, राइट। इसकी घोषणा सबसे पहले कब की गई? आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय क्या हुआ था? बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे महिलाओं हों, इन सभी के साथ क्या हुआ था? बहुत अत्याचार हुआ था, राइट। इसी उस परिस्थिति को देखकर यूएनओ द्वारा क्या किया गया था? मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। जितने भी विजेता राष्ट्र थे उन सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया था कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाना बहुत जरूरी है, राइट। उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था? मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानवाधिकारों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है यूएनओ द्वारा, राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन द्वारा क्या की गई थी? मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? कौन सी बैठक में की गई थी? तो तीसरी बैठक में। आपको पता होगा यूएन की स्थापना कब हुई? यूएन की स्थापना हुई 1945 में, राइट। 1945 में क्या हुई? यूएन की स्थापना हुई। यूएन की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही क्या हुआ? इसकी स्थापना की गई मानवाधिकार आयोग की, या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। मानवाधिकारों की क्या हुई? घोषणा जब करी गई तो किस बैठक में की गई?
तो यूएन की 3rd बैठक हुई थी, कहां पर आयोजित हुई थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है फ्रांस के पेरिस में कौन सी बैठक हुई थी, यूएन की 3rd बैठक हुई थी, जिसे पेरिस संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना है, किस नाम से जाना जाता है, तो पेरिस संधि के नाम से भी जाना जाता है। उसी में कब घोषित किया गया था इसे, तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था, मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, राइट। कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 यानी कि 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, राइट, घोषणा की गई थी। कौन सी बैठक थी, किसकी बैठक थी, यूएन की 3री बैठक थी, राइट, यूएन की 3री बैठक थी। ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। और ये बैठक कहां पर आयोजित हुई थी, तो आपको याद रखना है फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में क्या हुआ था, इसका आयोजन हुआ था, जिसे पेरिस संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, पेरिस संधि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। बैठक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, आपको याद रखना है। बैठक में कुल 58 कंट्रीज ने भाग लिया था, और उन 58 कंट्रीज में से क्या हुआ था, 48 कंट्रीज ने इसके समर्थन में हस्ताक्षर किए थे, राइट। कितनी कंट्रीज थी, 58 कंट्रीज शामिल थी, यानी कि कुल 58 देश शामिल हुए थे, जिसमें 48 ने क्या हुआ था, सहमत होकर वोटिंग की थी, ठीक है। 48 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था, राइट। कुल 58 देश शामिल थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है क्या, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम था, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप तैयार करने के लिए मानवाधिकारों का कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे इलोनोर रूजवेल्ट। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए। क्या नाम था इनका, इलोनोर रूजवेल्ट। ये कौन थे, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कि जो ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। जॉन पीटर्स हम्फ्रे के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो आप बताएंगे कि मानवाधिकारों का जो ड्राफ्ट रेडी किया गया था, जो एक प्रारूप रेडी किया गया था, किसने रेडी किया था, जॉन पीटर्स हम्फ्रे द्वारा रेडी किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, इलोनोर रूजवेल्ट थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट और आपके लिए जरूरी है, कौन सा जरूरी है, आपको याद रखना है कि मानवाधिकारों का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे प्रोफेसर हेनकिन को मानव अधिकारों का जनक कहा जाता है, ठीक है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। प्रोफेसर हेनकिन को मानवाधिकारों का जनक कहा जाता है। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष आपसे पूछ ले, आप बताएंगे इलोनोर रूजवेल्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगर ड्राफ्ट के बारे में पूछा जाए, ड्राफ्ट किसने रेडी किया था, आप आंसर करेंगे जॉन पीटर्स हम्फ्रे द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में फर्क क्या है, ठीक है। आप सभी जानते हैं मानव अधिकार जो है वो पूरे विश्व स्तर पर प्राप्त सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसके अधिकार हैं, ठीक है। मानव होने के नाते विश्व स्तर पर व्याप्त जितने भी लोग हैं सभी को प्राप्त जो अधिकार हैं वो क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं, राइट। अब अगर यहीं पर बात की जाए मूल अधिकारों की, कि मूल अधिकार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार किसी पर्टिकुलर देश द्वारा अपने नागरिकों को प्राप्त यानी कि दिए गए अधिकार कहलाते हैं, राइट। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत ने भी अपने नागरिकों को क्या दे रखा है, कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए हैं, राइट। क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमने संविधान के
किस देश के संविधान से प्राप्त किए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है, क्या है मौलिक अधिकार या स्रोत क्या है आपको पता होना चाहिए, अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से हमने उधार लिया है क्या, मौलिक अधिकारों को। राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है क्या, सभी देशों का अलग अलग होता है ये, मतलब सभी देशों द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट को, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, डबल स्टार बनाइएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह पूछता है कि भारत में संविधान का अभिभावक कौन है, यानी कि पेरेंट कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे अभिभावक के रूप में किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को। अब वही बात करें कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है कौन है, सुप्रीम कोर्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, संविधान का अभिभावक या संविधान का संरक्षक या फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आप आंसर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमने मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए हैं तो कौन से भाग में, यानी कि संविधान जब हमारा रेडी हुआ है तो आप सभी जानते हैं कुछ 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियां थी, है ना, इस तरह से बटा हुआ था, है ना। तो इसी तरह किस भाग में है तो वो आपको पता होना चाहिए, भाग कौन सा है, भाग है 3। ठीक है, तीसरे भाग में किसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और कहां से कहां तक अनुच्छेद प्राप्त हुए हैं मौलिक अधिकारों के द्वारा, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद कौन सा है भाई, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार यानी कि विधि के समक्ष समता हो गई, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार जो आते हैं वो सब क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। राइट, जब पॉलिटी की क्लासेस लूंगी उसमें आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिफाइन करती जाऊंगी। अभी क्या है हमारा मेन टॉपिक क्या है, मानवाधिकार, इसलिए यहाँ पर बस एक सरसरी निगाह आपको डालनी है, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि अमेरिका से जो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं तो उन मौलिक अधिकारों को, जैसे हमारे भारत में मौलिक अधिकार कहा गया, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, वहाँ पर कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। राइट, क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, आपसे जीवन जीने का अधिकार छीन रहा है, आपसे पानी पीने का अधिकार छीन रहा है, राइट, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनका अगर कोई हनन कर रहा है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। और वो किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है। इतनी बातें क्लियर हो गई। वहीं अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 226। याद रहेगा, आर्टिकल 226 में क्या बात की गई है, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 32 यानी कि 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं यूडीएचआर यानी कि किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1948 में क्या हुआ था, 1945 में यूएन की स्थापना के बाद यूएन ने क्या किया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। ठीक है, कब की गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया 1948 में की गई थी।
58 कंट्रीज शामिल हुई थी, जिसमें 48 देशों ने क्या किया था, घोषणा के पक्ष में मतदान किया था। पहले भी आपको ये चीज बता चुकी हूँ। 30 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए थे। स्टार बनाइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, वो उसमें कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। जैसे आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार में कुछ अनुच्छेद शामिल है ना, ठीक वैसे ही मानव अधिकार जब हमें दिए गए तो 30 अनुच्छेद दिए गए। ठीक है, उन अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आपको ये याद रखना है कि 30 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बना दूंगी मैं, जिसमें मैं उन 30 अनुच्छेदों के बारे में भी बता दूंगी। यहाँ पर सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो शामिल नहीं किए हैं। एक छोटा वीडियो रहेगा जिसमें 30 अनुच्छेद भी बता दूंगी, तो आप लोग वहां पर देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ओहो, चलिए मैं आपको बता दूंगी, एंड में बता दूंगी। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्या है, जीएस अभ्यास के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा ना, वो वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए जरा, 30 अनुच्छेद शामिल किए गए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिए। इंग्लिश और फ्रेंच जो थी उसको क्या किया गया था, द्विभाषी दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। ये जो लैंग्वेज थी इंग्लिश और फ्रेंच, उसको द्विभाषी दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। और एक पॉइंट और याद रखना है, इसका जो आधिकारिक अनुवाद किया गया था वो किस किस भाषा में किया गया, चीनी भाषा में, रूसी भाषा में और स्पेनिश भाषा में किया गया। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट और देखिए कि भारत ने मानवाधिकारों की घोषणा को कब अपनाया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर 1949 को। क्या पॉइंट है, 26 दिसंबर 1949 को भारत ने मानवाधिकारों को अपनाया। राइट, याद हो जाएगा। क्या डेट है, 26 दिसंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको नवंबर याद ना करके क्या याद रखना है, 26 दिसंबर 1949 को भारत ने मानवाधिकारों की घोषणा को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को यूडीएचआर यानी कि यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से प्राप्त अधिकार को नष्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। राइट, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं मिली है कि वो मानवाधिकारों से प्राप्त अधिकार को नष्ट कर सके। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, जब मानवाधिकारों की घोषणा की गई तो भाई उसको नियमित करने के लिए किसी निकाय का भी तो गठन किया जाएगा। तो केंद्र में क्या किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया। राइट, तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसकी स्थापना कब हुई, आपको डेट याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1993 को। राइट, आपको एक कोड बता देती हूं जिससे आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अल्प महिला, मानव पिछड़ा, ठीक है, अल्प महिला से, अल्प से क्या मतलब हो गया, अल्पसंख्यक आयोग। राइट, क्या हो गया, चलो न्यू पेज ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अल्प महिला, मानव पिछड़ा। राइट, क्या बताएंगे आप, अल्प से क्या हो गया, अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग कब हुई इसकी स्थापना,
महिला से क्या हो गया, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, क्यों बता रही हूं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, मानव जो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और क्या हुआ भाई, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आपको याद रखना है अल्प महिला मानव पिछड़ा, अल्प महिला कब, 1992, 1992 में क्या हुआ था, अल्प महिला। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई, और मानव पिछड़ा कब, 1993 में। ऐसे आप क्या करेंगे, ट्रिक बना के इसे याद कर लेंगे, क्या, अल्प महिला 1992, मानव पिछड़ा 1993, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई, 1992 में हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी 1992 में हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई, और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भी 1993 में हुई। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। यहाँ मैंने बताया स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गई। अब बात करते हैं कि ये किस तरह का निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान में न किया गया हो, वो क्या कहलाते हैं, सांविधिक कहलाते हैं। यानी कि विधि के द्वारा जिसका, यानी कि कानून के द्वारा जिसका की भी स्थापना की गई हो, जिसका गठन किया गया हो, वो निकाय क्या कहलाते हैं, गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक, यानी कि विधि के द्वारा या कानून के द्वारा स्थापित। ठीक है, तो इसका वर्णन संविधान में नहीं हुआ है ना, 1993 में स्थापना हुई है अलग से, यानी कि किसी कानून के तहत स्थापना हुई, इसलिए ये कैसा निकाय है, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सांविधिक का मतलब क्या हो गया कि गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विधिक, यानी कि विधि के द्वारा, विधि के द्वारा जो निकाय गठित हुआ हो, विधि या कानून, जो भी आपको समझ में आ जाए उस भाषा में आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो सांविधिक निकाय है। किस मंत्रालय के अधीन है ये निकाय, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्या इसकी जो सलाह है वो बाध्यकारी होती है, नहीं, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती, ये सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, सलाह दे सकता है, मानना ना मानना वो अलग बात है। ठीक है, और क्या बात हो रही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत क्या हुआ था, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्टार बना लेंगे, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। क्या नाम है इनका, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र का कौन बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे, किसके, मानव अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये अधिनियम कौन सा था, 1993 का अधिनियम, जिसके तहत प्रथम अध्यक्ष आयोग के कौन बन गए थे, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र बन गए थे। राइट, याद रह जाएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष अब बदल चुके हैं, ये थोड़ा पुराना डेटा हो गया है। ठीक है, इनको अभी याद नहीं करेंगे, मैं आपको नए अध्यक्ष का नाम बताऊंगी। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, 8 जुलाई 2019 को संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया वो भी आपको याद रखना है। 2 बार क्या हुआ, 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसमें क्या हुआ, 2 बार संशोधन हुआ। कब कब हुआ, एक बार 1993 के अधिनियम में 2006 में संशोधन हुआ, दूसरी बार 2019 में संशोधन हुआ।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, आपको याद रखना है अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 2006 में, और दूसरी बार कब हुआ? 2019 में हुआ, राइट? याद रह जाएगा। कितनी बार संशोधन हुआ? तो 2 बार संशोधन हुआ। 2 बार संशोधन हुआ। कब कब हुआ? 2006 में, और कब हुआ? 2019 में। ठीक है, दोनों संशोधनों को आपको याद रखना है। कार्य क्या था इसका भाई, क्या है कार्य? तो मैंने आपको बताया, मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी कि व्यक्तियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकना, इसका क्या है? कार्य है। ठीक है, गैर मानवीय कृत्यों को रोकना। ठीक है, मतलब आप मानव होने के नाते कोई दूसरा इंसान क्या है, आपको मार रहा है, कूट रहा है, या कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कोई भी काम हो सकता है जो आपके मानव होने के नाते आपके अधिकारों का हनन करता है, तो वो क्या करता है? मानवाधिकार आयोग क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया, आगे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं संशोधनों के बारे में। 2006 और 2019 में 2 बार संशोधन हुआ। किसमें संशोधन हुआ? 1993 के अधिनियम में। ठीक है, देखते हैं क्या बात कर रहा है इसमें कि आयोग के अध्यक्ष, अच्छा इसमें ये बताया गया है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बात की जा रही है कि मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 का जो संशोधन हुआ उससे पहले सिर्फ और सिर्फ भारत का सीजीआई, यानी कि सेवानिवृत्त जो सीजीआई होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या हो सकते थे? इसके अध्यक्ष हो सकते थे। ठीक है, लेकिन 2019 में जो संशोधन हो गया उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्या हो सकता है? या तो वो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, वो क्या बन सकता है? इसका अधिकार अध्यक्ष बन सकता है, नियुक्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीजीआई और कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जा सकता है? या तो वो सीजीआई हो, सेवानिवृत्त पदमुक्त सीजीआई हो, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो जो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ये क्या है? उसकी योग्यता का आधार है। ठीक है, और 2019 के प्रावधान के बाद क्या शामिल कर लिया गया? मैंने आपको बता दिया कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, या तो वो सीजीआई होगा, ठीक है, या क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। इतनी बात क्लियर हो गई। 2019 के संशोधन के पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ सीजीआई ही अध्यक्ष बन सकता था। 2019 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसमें शामिल हो गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका कार्यकाल कितना निर्धारित कर दिया गया है। तो पहले क्या कार्यकाल था? 2006 के संशोधन के तक इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी। 70 वर्ष की आयु थी। 2019 के संशोधन के बाद क्या हो गया है? इसकी आयु क्या कर दी गई है? 3 वर्ष या 70 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। बात क्लियर हो गई? याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि इनकी जो आयु होती है या इनका जो कार्यकाल होता है, अगर 2006 से पहले की बात की जाए, मतलब 2019 से पहले की बात की जाए, तो आप बताएंगे कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी। अगर 2019 के बाद की बात की जाए तो आप बताएंगे कि कितना कार्यकाल हो गया है, या तो वो 3 वर्ष तक रह सकते हैं, या तो फिर वो 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ये क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा?
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार बना लेंगे, राइट। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट्स को पर अपना फोकस बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहां तक जान लिया। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। किसकी संरचना की? एनएचआरसी की संरचना। एनएचआरसी की संरचना के बारे में जान लेते हैं, राइट। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की संरचना कैसी होती है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कुल कितने सदस्य होंगे? कुल 6 सदस्य होंगे, जिसमें एक कौन होता है? एक जो होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, 5 कौन होते हैं? 5 जो होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। याद रहेगा, कौन होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक जो अध्यक्ष होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि या तो वो पूर्व सीजीआई हो सकता है। सीजीआई का मतलब क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, बात क्लियर हो गई? या तो वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो भारत का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो। 2019 के संशोधन के बाद की बात हो रही है। ठीक है, अब 5 जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? याद रखना है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? कौन कौन पूर्णकालिक सदस्य बन सकता है? आपको याद रखना है, एक जो सदस्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज या तो हो या फिर रहा हो, या तो वो कार्यरत हो या तो वो सेवानिवृत्त हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, दूसरा जो सदस्य होता है वो कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। देखिए यहां पर पॉइंट एकदम क्लियर रखना है आपको। क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है सदस्य के रूप में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है सदस्य के रूप में, राइट। हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, राइट। ये फर्क आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए सदस्य के रूप में। एक सदस्य जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा सदस्य जो होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और जो अन्य 3 जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? वो कौन होंगे? मानवाधिकारों के बारे में या तो उनको जानकारी हो या तो फिर वो पहले कार्य कर चुके हों। ठीक है, या तो मानवाधिकार संबंधी जानकारी हो इनको, या फिर इसमें कार्य करने का कोई अनुभव रहा हो। ऐसी स्थिति में ये 3 पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, मुख्यालय मैंने बता दिया कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो थे, पहले 4 सदस्य थे टोटल, 2019 के संशोधन के बाद 5 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, अगर यहीं पर संरचना की बात की जाए कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन वो करता किसकी सिफारिश पर है? तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर क्या होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। बात क्लियर हो गई? क्या बताया मैंने कहा कि नियुक्ति कौन करेगा? करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन वो करेगा किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सलाह पर करेगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस 6 सदस्यीय समिति में होता कौन कौन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि 6 सदस्यों में होते कौन कौन है, तो आप क्या क्या बताएंगे भाई? एक तो याद रखेंगे आप, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए। दूसरा आप याद रखेंगे गृह मंत्री हो गए, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है। चौथा सदस्य हो गया राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है।
5वां सदस्य हो गया लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता, ठीक है, यानी कि जिसे आप नेता प्रतिपक्ष भी कह सकते हैं। और 6वां सदस्य हो गया राज्यसभा में विपक्ष का नेता। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आज का ये रहेगा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि लोकसभा में का विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है और राज्यसभा का विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मानवाधिकार आयोग है वो किस सूची के अंतर्गत विषयों की जांच करेगा, तो आपको याद रखना है या तो वो राज्य सूची का विषय हो या तो वो समवर्ती सूची का विषय हो, उन्हीं विषयों की जांच कर सकता है कौन, एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। पहले ही आपको बता दिया कुल 30 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, स्टार बना लेंगे। और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। यहां तक बातें क्लियर हो गई। पद मुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब नियुक्ति कर रहा है तो पद से मुक्त भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। यहाँ पर एक बात याद रखने लायक है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उसमें नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, वहां पर कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। लेकिन अगर पद मुक्त करने की बात आए तो पद मुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन पद मुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकार न्यायालय से धारा 30 के अधीन, कौन सी धारा है, इंपॉर्टेंट है, धारा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं, स्टार बना लीजिएगा इस पॉइंट पे। धारा 30 के अधीन मानव अधिकार न्यायालय में अभिप्रेत है, मानव अधिकार न्यायालय से धारा 30 के अधीन है, ठीक है। मानव अधिकार न्यायालय धारा 30 के अधीन है, से धारा 30 के अधीन है कि, अच्छा ओके, इसमें यह बताया गया है कि मानव अधिकार न्यायालय से जो धारा 30 दी गई है उसके अधीन क्या बात की गई है, मानव अधिकार न्यायालय में अभिप्रेत है, ये बात कही गई है, ठीक है। यानी कि न्यायालय द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, ये बात कही गई है। कौन सी धारा में, तो धारा 30 में ये बात कही गई है, ठीक है। धारा 30 आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा 30 हमें ये बताती है कि न्यायालय क्या करेगा, हमारे मानव अधिकारों का संरक्षण करेगा, ठीक है। क्या बताती है कि न्यायालय मानव के अधिकारों का, मानव अधिकारों का संरक्षण करेगा। बात क्लियर हो गई। ये एक सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ, सिंपल भाषा में इस क्रिटिकल भाषा का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई, स्टार बनाइए, कौन सी धारा के तहत हुई, तो धारा 3 के तहत हुई, ठीक है, याद रहेगा। धारा 3 के तहत अल्पसंख्यक आयोग 1992 की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि एससी आयोग जो है उसका गठन कब हुआ, तो आर्टिकल आपको याद रखना है, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया एससी आयोग का गठन, तो आर्टिकल 338 यानी कि 338 के तहत क्या हुआ, एससी आयोग का गठन किया गया। ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए अलग से इसे मैंने मेंशन कर दिया है, राइट, याद रह जाएगा। एससी आयोग के बारे में पूछा जाए आप याद रखेंगे आर्टिकल 338 यानी कि 338 में एससी आयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी आयोग के बारे में अगर पूछा जाए कि एसटी आयोग का गठन जो हुआ है वो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, तो आपको याद रखना है ये एक आर्टिकल है जो जोड़ा गया था, आर्टिकल 338 का या ए, ठीक है।
याद रह जाएगा। आर्टिकल 338 का यानी कि 338 का या एक में क्या किया गया है, एसटी आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना कब, 1992 में हुई। ठीक है, धारा कौन सी थी, धारा 3 के तहत इसका भी क्या किया गया है, गठन किया गया है। मैंने आपको बताया अल्प महिला मानव पिछड़ा, ये कोड आपको याद रखना है। अल्पसंख्यक आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, अल्प महिला मानव पिछड़ा। ठीक है, ये कोड याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सदस्य संख्या कितनी है भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्य मानवाधिकार आयोग की। अभी तक हमने बात किसकी की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोगों की। राइट, थोड़ा सा पानी पीते हुए चलते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो ये क्या करता है, केवल समवर्ती सूची के विषयों की जांच करता है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। जैसा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, सेम वही कार्य क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग का है। ठीक है, वहां पर सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यहाँ पर कैसी होती है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। कुल सदस्य कितने होते हैं, जैसे वहां पर एक अध्यक्ष के साथ एनएचआरसी की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया एक अध्यक्ष के साथ कितने होंगे, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 सदस्य। राइट, टोटल कितने सदस्य होंगे, टोटल 3 सदस्य होंगे। राज्यपाल द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसमें नियुक्ति कौन कर रहा है भाई, राष्ट्रपति कर रहा है। पदमुक्ति भी कौन कर रहा है, सेम कर रहा है, राष्ट्रपति। यहाँ पर कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। लेकिन सदस्यों का निष्कासन कौन करेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर कर दी थी। ठीक है, समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री द्वारा क्या होती है, क्या की जाती है, मुख्यमंत्री यहाँ पर बात ये हो रही है कि राज्यपाल जब नियुक्ति करेगा तो सदस्यों की नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा, तो समिति की सिफारिश पर करेगा। ठीक है, जिस समिति की अध्यक्षता करेगा कौन, मुख्यमंत्री करेगा। बात क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों के द्वारा क्या होता है कि सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बात क्लियर हो गई। जिसमें विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, गृह मंत्री राज्य शामिल होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए जरा, अब क्या बात कर रहे हैं, मानवाधिकार परिषद की, यानी कि यूएनएचआरसी की बात कर, यूएनएचसीआर की बात हो रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो रही है, यूएनएचआरसी होगा। ठीक है, यूएनएचआरसी की बात हो रही है, मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है। गठन कब हुआ मानवाधिकार परिषद का, काउंसिल का गठन कब किया गया, आयोग का गठन मैंने आपको बताया 1993 में हुआ, 1993 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 2006 में मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है,
आप याद रखेंगे टोटल 47 सदस्य कंट्री शामिल हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? 1946 से 1947 के बीच में की थी। मैंने आपको बताया जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ, यूएन का गठन हुआ 1945 में। उसके बाद क्या किया गया, यूएन के द्वारा सिफारिश की गई मानवाधिकार आयोग के गठन की, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, ठीक है। तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में मानवाधिकार उल्लंघन की गहन जांच करने के लिए की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको याद रखना है 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। मानव निकाय संधि, मानवाधिकार संधि जो निकाय है उसके जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब अगर यही आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार जो परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। दूसरा संशोधन कब हुआ था? पहले भी बताया मैंने कि कब पहला संशोधन कब हो गया था? 2006 में। दूसरा संशोधन 2019 में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट याद रह जाएंगे। ये हो गई मानवाधिकार परिषद की बात। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे और आपको फटाफट आंसर बताते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कौन सा मानव अधिकारों का पहला चार्टर है? तो पहला चार्टर कौन सा है? अधिकारों का विधेयक, मीडिया का संविधान, या साइरस सिलेंडर, या कोई नहीं। आप याद रखेंगे साइरस सिलेंडर जो है वो क्या है? मानव अधिकारों का पहला चार्टर है। मानव अधिकारों का पहला चार्टर कौन है? राजा जो साइरस थे, ठीक है, राजा साइरस जो थे उन्हीं के नाम पर क्या किया गया? साइरस सिलेंडर नाम दिया गया मानव अधिकारों के पहले चार्टर को। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यूनेस्को ने अपनाया, यूनिसेफ ने अपनाया, यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया, या फिर ऑल ने अपनाई, या फिर इन सभी ने अपनाया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। और यूएनओ के द्वारा ही क्या किया गया था? सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार आयोग विश्व के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, विश्व में मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, इनमें से सभी, या एलेनोर रूजवेल्ट। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि एलेनोर रूजवेल्ट जो थे वो कौन थे? विश्व के पहले अध्यक्ष थे। मतलब मानवाधिकार आयोग जब गठित हुआ था, कब गठित हुआ? 1993 में। तब पहले अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया? एलेनोर रूजवेल्ट का चुनाव किया गया। यही आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, राइट, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा क्या की गई थी? एलेनोर रूजवेल्ट की नियुक्ति की गई थी 1946 में। कब की गई थी? याद रखेंगे 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको बताया कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद जो थे वो कितने थे? 30 थे, 20 थे, 15 से, या 35 थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? पहले भी बताया मैंने आपको, 30 अनुच्छेद शामिल किए गए। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने शामिल किए गए? तो आपको 30 आर्टिकल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने
मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया था? कौन सा देश था जिसने पहली बार मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया था? आपको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली, भारत, फ्रांस या सभी ने? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने अपनाया था। कब अपनाया था ये भी याद रखेंगे, 26 अगस्त 1789 को, ठीक है। 1789 में, 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी ये भी आपको याद रखना है। 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, जिसमें एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, राइट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वो क्रांति थी जिसमें पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। आपको याद रखनी है कि 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई आप सभी को पता होना चाहिए, अगर मानव अधिकारों की बात हो रही है तो उसके दिवस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 1 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? 10 दिसंबर को क्या हुआ था? 10th ऑफ दिसंबर 1948 मानवाधिकारों को अपनाया गया। इसीलिए क्या होता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है, तो आपको याद रखना है एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। यहां तक सारी पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एनएचआरसी का गठन कब हुआ है? भारत में एनएचआरसी का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो मैंने आपको बताया 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। 1900 कब? 1993 में, ठीक है। एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है। जस्टिस एएस आनंद है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं, जस्टिस एचएल दत्तू हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अरुण कुमार मिश्र थे, उनको पदच्युत करके दूसरे आ गए हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी बता देती हूँ कुछ देर में उनका नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है समता के अधिकार के बारे में। समता, या जिसे आप समानता कहते हैं, समानता का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14, ठीक है, बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे आप एक नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता, राइट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? 21 क्या कह रहा है? तो 21 क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 देता है। अब आपके पास बचा कौन? आपके पास बचा आर्टिकल 21A। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A हो जाएगा आपका सही जवाब। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 21A
क्या कहता है, आप बताएंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये याद रह जाएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A में दिया गया, ठीक है, ये याद रहेगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन था, कब आया था, 2002 में, राइट, याद रहेगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई। बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई, 1949 में, 1959 में, 1969 में या 2000 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नवंबर, क्या हो जाएगा सही जवाब, आपका सही जवाब हो जाएगा 20 नवंबर 1959, यानी कि 1959 को क्या हुआ था, बाल अधिकार की घोषणा की गई थी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्षगांठ पर सभी के लिए सभी मानव अधिकार का नारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है 1998 में 50वीं वर्षगांठ अपनाई जा रही थी, 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, कब मनाई जा रही थी, 1998 में, याद रहेगा 1998 में, 1998 में 50वीं वर्षगांठ के रूप में कौन सा नारा दिया गया था, सभी के लिए सभी मानव अधिकार, राइट, सभी मानव अधिकार का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सा वह वर्ष है जो अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये आंसर आपको करना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1949, 1959, 1979 या 2001। तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1979 को अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, याद रह जाएगा 1979 को अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, मैंने आपको बता दिया, 4 वर्ष या 68 वर्ष, 3 वर्ष या 69 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष की आयु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2019 के संशोधन के बाद, 2019 के जो संशोधन हुआ था उसके बाद क्या कर दिया गया भाई, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा या तो फिर 70 वर्ष की आयु होगी, 70 वर्ष आयु होगी, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मैंने आपको बता दिया था कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में क्या है, एनएचआरसी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट पेज देखिए, एनएचआरसी अधिनियम में परिवर्तन किस वर्ष किया गया, तो इसमें परिवर्तन किस वर्ष किया गया, तो मैंने आपको बताया 2006 में पहला संशोधन हुआ, राइट, पहला संशोधन हुआ, और 2019 में क्या हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, याद रह जाएगा। तो 2 बार संशोधन हुआ, 2006 में एक बार हुआ और 2019 में दूसरी बार। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया था यूएन के 6 अंग हैं, यूएन के कितने अंग हैं, 6 प्रमुख अंग हैं
जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अंग है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, ब्रुसेल्स या हेग, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। क्या है? हेग है नीदरलैंड का, जहां पर क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है, राइट? तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएचआरसी का एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? मैंने आपको बताया 4 सदस्य, 3 सदस्य, 2 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एनएचआरसी में क्या होता है भाई? एक अध्यक्ष होता है और क्या होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, राइट? ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? तो टोटल हो गए आपके पास 6 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति उस समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल होते हैं। मैंने आपको बताया था कितने सदस्य शामिल होते हैं? 6 सदस्य शामिल होते हैं, है ना? 6 सदस्य होते हैं ना, जिसमें कौन कौन होता है? पहला कौन हो गया? पहला हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। ये 6 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और कौन होता है? विपक्ष का नेता। राज्यसभा अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, राज्यसभा उपसभापति कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो तो सभापति हो जाएगा ना, उपसभापति शामिल होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता किसका? लोकसभा का, यानी कि दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। ठीक है, और राज्यसभा विपक्ष नेता। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 6 सदस्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति किसकी समिति में शामिल होते हैं? जो अध्यक्ष और किसकी सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति होती है, 6 सदस्यीय समिति। नियुक्तिकर्ता कौन है? नियुक्तिकर्ता कौन है? मैंने आपको बताया, नियुक्तिकर्ता है राष्ट्रपति, राइट? नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो सलाह किसकी लेगा? सलाह लेगा प्रधानमंत्री की। ठीक है, और प्रधानमंत्री के साथ ये 6 सदस्य, यानी कि ये और 5 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VR कृष्णा अय्यर जो है मानवाधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आप सभी को पता है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने ही क्या किया है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के द्वारा क्या किया गया? 10 दिसंबर 1948 को क्या की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि OHCHR में 2006 के दौरान किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो कौन सा निकाय है? तो मैंने आपको बताया कि UNHCR जो है उसकी स्थापना यानी कि कब की गई? 2006 में मानवाधिकार परिषद यानी कि काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, काउंसिल की स्थापना कब की गई? किसका स्थान लिया है? तो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का स्थान लिया है किसने? मानवाधिकार परिषद ने, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? यानी कि जो राष्ट्रीयता का अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती उसके ऊपर राष्ट्रीयता का अधिकार नहीं थोप सकता। तो आपका आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 15 में ये बात बताई गई है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया किसका प्रावधान करता है, तो जीवन जीने का अधिकार का प्रावधान करता है, यानी कि जीवंत या उदार जीवन जीने का अधिकार का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21, जो कि मौलिक अधिकार का भाग है और ये भाग 3 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपको याद रखना है 12 से 35 में क्या है? प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 में प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मैंने आपको बताया कब लागू हुआ, 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, 28 सितंबर 1993 को क्या हुआ? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। डेट आपसे पूछी जाती है इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक पॉइंट और याद दिला देती हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं मेरे द्वारा, ये सभी क्वेश्चन पहले आपसे 2017 यूपीएसआई एग्जाम, 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इन सब में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देख कर जाने हैं एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में परिभाषित है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गठन की बात की कौन सी धारा करती है? तो आपको कौन सी धारा याद रखनी है? धारा 5 किसकी बात करती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करती है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन यानी कि एनएचआरसी के गठन की बात कौन सी धारा करती है? एनएचआरसी का गठन जो होगा कौन सी धारा के तहत किया गया? तो धारा 3 बताती है कि एनएचआरसी का गठन किया गया, इसको परिभाषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ ये पूछा जा रहा है। 2019 में आया, ये लागू कब हो गया ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। ये लागू कब से हो गया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2019 या 2 अगस्त 2018। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अगस्त 2019 से क्या हो गया? ये लागू हो गया। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है? कौन सी वह धारा है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। तो आपको याद रखना है धारा 5। ठीक है, धारा 5 याद रखनी है। धारा 5 क्या कह रही है? धारा 5 कह रही है कि अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, और अगर यही आपसे नियुक्ति की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, कौन सी धारा बताती है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो वो धारा होगी धारा 4। ठीक है, धारा 4 बताती है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। कौन सी धारा? धारा 4। और हटाने की बात की जाए तो आप बताएंगे धारा 5 कहती है कि राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया जाता है? इनके कार्यों और शक्तियों का उल्लेख कौन सी धारा करती है? धारा 12, धारा 13 या ए और बी दोनों, या फिर धारा 14 यानी कि 14। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कार्य एवं शक्तियों के बारे में, कार्य एवं शक्तियों के बारे में कौन बताता है भाई? आपको याद रखना है कौन सी दो धाराएं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ठीक है। सॉरी, धारा, आर्टिकल नहीं लिखना है यहाँ पर, आपको लिखना है धारा 12 और धारा 13, ठीक है। ये दोनों धाराएं हैं जो बताती हैं किसके बारे में, कि राष्ट्र एनएचआरसी के कार्य और शक्तियां क्या होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया? अध्यादेश जो जारी किया गया, तो अध्यादेश में तो आपको पता ही है कि आर्टिकल कौन सा है भाई। संविधान में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, दोनों रखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भी रखता है और राज्यपाल भी रखता है, दोनों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। 1993 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित करने वाली धारा कौन सी है? तो आपको याद रखना है, धारा क्या हो जाएगी? धारा 2 हो जाएगी, जिसमें क्या किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एनएचआरसी में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं? मैंने बताया आपको, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य। और क्या होते हैं? टोटल आप नंबर याद रखिए, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। 7 जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया? तो टोटल आपके पास 13 हो गए, ठीक है। 13 लोग होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 कौन होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रह जाएगी। तो ये था आज का हमारा बढ़िया सा सेशन। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है, समझ लिया है आज के लिए, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो रिलेटेड किससे था? मानवाधिकार से। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मानवाधिकारों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सब कवर कर लिए गए हैं। जो भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता था सब कवर किया गया है। आई होप इस क्लास से बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल मत करना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को जीएस अभ्यास का ये प्लेटफॉर्म जो है शेयर कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने ना किया हो तो। मेरे साथ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और डेली क्लासेस अटेंड करते रहिए, राइट। तो कल फिर मिलते हैं एक बढ़िया से प्यारे से वीडियो के साथ, जो कि होगा यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2025 की वैकेंसी को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।